तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट से आगे सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी? हमने ये बात करी थी कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, किसी एक बिंदु पर, और किसी एक बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। ये जो चार्ज है ये बिंदु आवेश है भाई, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आई थिंक मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। ये जो क्यू चार्ज है, जिसके आसपास हम क्या कर रहे हैं, जिसके आसपास हम इस वैद्युत क्षेत्र को निकाल रहे हैं, ये क्यू जो आवेश है ये बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश आप ऐसे समझ सकते हैं, पॉइंट चार्ज आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटे से पॉइंट के अक्रॉस जो है, एक छोटे से पॉइंट के अक्रॉस ही ये पूरा चार्ज जो है वो फैला हुआ है। मतलब वो ऐसे फैला हुआ सा चार्ज नहीं है, बस एक छोटे पॉइंट पर ही सारा का सारा चार्ज जो है वो कंसेंट्रेटेड है। मतलब जैसे ऐसे समझो कि जैसे आपको सूरज दिखता है ना, या फिर आपको एक स्टार दिखता है, एक तारा दिखता है। अब वो तारा ऐसे थोड़े ना कि इतना छोटा है, लेकिन उससे जो लाइट आ रही है वो सारी की सारी एक पॉइंट से आ रही है, तो आपको एक पॉइंट के जैसा दिख रहा है। साइज का यहाँ पर मतलब मैग्नीट्यूड वगैरह का कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। ये है कि पॉइंट चार्ज मतलब एक पॉइंट पर ही सारा चार्ज है, फैला हुआ चार्ज नहीं है, एक्सटेंडेड नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम इसके बाद बात करेंगे। यहाँ पर जो केस है उसमें क्या है कि एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के आसपास कोई पॉइंट है, उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना विद्युत क्षेत्र है इस बिंदु आवेश के कारण। हमने देखा था कि हर एक जो बिंदु आवेश है, हर एक जो चार्ज है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपने चारों तरफ क्या है, उसका एक क्षेत्र होता है जिसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो उस क्षेत्र का वैल्यू कितना है, परिमाण कितना है, और उसकी दिशा क्या है, तो वो हमने फाइंड आउट करी थी अपने लास्ट क्लास में इस फॉर्मूला से। ये उसका परिमाण हो गया, और दिशा क्या हो गई? दिशा मैंने आपको बताई थी कि जो डायरेक्शन है किसकी, बल की दिशा, वही दिशा रहेगी, है ना, ये एफ की दिशा में। ठीक, अभी आज एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके आधार पर, तो फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जैसे ये हमने क्या करा, इसका सदिश रूप लिखा है। सदिश रूप में क्या करेंगे, आर को क्यूब कर देंगे और इधर एक वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप अगर यूनिट वेक्टर भी लगाएंगे, एकांक सदिश भी लगाएंगे, तो भी ये सदिश रूप में आ जाएगा। चलिए अब क्या है, एक कुछ छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। मतलब बेसिक सा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये सपोज ये चार्ज है और इसका मान है 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये ए बिंदु पर 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक। अब इसकी वजह से मैं ये बोल रहा हूं, इसकी वजह से ये इधर कोई पॉइंट है, इधर कोई पॉइंट है जो कि यहां पर कोई पॉइंट है पी। इस पी बिंदु पर इस आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं आपको बात करूं, ये डिस्टेंस जो है ये है यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर डिस्टेंस है यहां से यहां तक की। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमसे बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया हमसे, क्वेश्चन में ये बोला गया बिंदु ए पर उपस्थित 1 माइक्रो कूलम आवेश के कारण पी बिंदु पर कारण इससे 1 मीटर दूर, पी बिंदु पर, पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करें। चलिए, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा, हमने सबसे पहले ये काम कर देना। ये तो मैंने आपको पहले लिखा ना, पहले मैं ये छोटा सा आपके सामने ये डायग्राम टाइप बनाया, फिर मैंने क्वेश्चन लिखा। अभी क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा और ये डायग्राम आपको फिर बनाना होगा। मतलब सबसे पहला काम ये करना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहला काम ये करना कि जो क्वेश्चन में बातें बोली जा रही हैं उनको थोड़ा आप रिप्रेजेंट कर पाए। अब ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है, हमको वो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो, क्योंकि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट
सिंस वी नो दैट इस ए बिंदु पर उपस्थित, अच्छा आवेश कितना है भाई, पहले ये भी ध्यान देना है कि आवेश कितना दे रखा है हमको, माइक्रो कूलाम में दे रखा है। अभी माइक्रो कूलाम क्या है, ये माइक्रो कूलाम क्या है, माइक्रो कूलाम मतलब होता है 10 की पावर -6 कूलाम। एक माइक्रो कूलाम में 10 की घात -6 कूलाम होते हैं, ठीक है, ये कन्वर्जन है। अब ऐसा यूनिट में हमको इसको रखना है, और जो बीच की दूरी r है वो 1 मीटर दे रखी है, तो इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, दूरी जो है मीटर में ही चाहिए होती है हमको, मीटर में दे रखी है, खत्म। अब हमको क्या करना है, अब हमको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर उपस्थित बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, उसको हम ऐसे निकालते हैं, E = 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा है, ठीक है। न्यूटन पर कूलाम जो है इसकी ऐसा यूनिट होती है। सारी चीजें याद रखनी है बच्चों, जो जो चीजें बताई अगर वो सारी आपके दिमाग में होंगी तो क्वेश्चन आपका बहुत स्मूथली होगा, है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल उनको होती है जिनके दिमाग में चीजें नहीं रहती हैं। आप आज पढ़ा कल भूल गए, ऐसा नहीं करना है। आज पढ़ा कल का पढ़ने से पहले क्विकली 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम निकाल के रिवाइज कर लेना है, क्योंकि यही चीजें जो है आपके क्वेश्चन को सही या गलत करवा सकती है। अब आपने क्या करा, इसकी वैल्यू देखो, मैंने इसकी वैल्यू बताई थी 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। अच्छा इसकी यूनिट भी बताई थी मैंने, देखो मैं वही कह रहा हूँ कि ये वैल्यूज जो है आपको याद रहनी चाहिए, सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, फिर उसके बाद होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है याद रखेंगे, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, इस 1/4πε0 की। यूनिट भी याद रखनी है, सिर्फ ऐसा नहीं 9 × 10 की पावर 9 याद रख के हो गया काम, वैल्यू वो जो यूनिट लिखी हुई है वो भी याद रखनी है। क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, 10 की पावर -6। आवेश कितना दे रखा है हमको, बिंदु आवेश का जो परिमाण है वो 10 की पावर -6 है, और आर कितना है भाई 1 मीटर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये 1 अपॉन में रहेगा तो कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा E = 9 × 10 की पावर 9 में से 6 गए 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1। तो बेसिकली हमारा जो आंसर आएगा वो आ रहा है E = 9 × 10 की पावर 9, है ना, न्यूटन पर कूलाम। अब ये तो हो गया सिर्फ आंसर। क्या यहाँ पर बात खत्म हो गई, क्या ये सिर्फ परिमाण से हम बात खत्म कर लेंगे, क्या हम बोलेंगे हमारा क्वेश्चन हो गया, नहीं। जो बच्चे पिछली क्लास में जुड़े थे वो ये बात जानते हैं कि E के साथ दिशा भी हमको देनी होती है। ये E का सिर्फ परिमाण है, यानी मैग्नीट्यूड है। इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है, अब डायरेक्शन के लिए आप चार्ज देखेंगे, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, एक धनावेश है। ये कैसा है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है आवेश से दूर की ओर होती है, तो ए से ऐसे दूर की ओर होंगे, मतलब जो बल लगेगा वो ए पी की ओर लगेगा, ए से पी की ओर, है ना, तो ए से पी की ओर और इसी लाइन में, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को रखूंगा तो वो ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, ऐसे इस लाइन में बाहर की तरफ वो क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि उस पर फोर्स ऐसे लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इसके रखेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से इस दिशा में ए पी की तरफ वो गति करेगा। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना। इसको नोट डाउन करें, इसको लिखें, आंसर लिखें, और फिर हम आगे की बातें सीखते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इसी में ही एक चीज और ऐड कर देंगे हम। देखिए क्या ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए। सपोज मैंने बोला कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये कोई चार्ज है, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, ये इस बिंदु पर कितना, ये एक बिंदु आवेश, ठीक है, इस बिंदु आवेश के कारण इससे सपोज कोई डिस्टेंस है, वहां पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, है ना, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया। अब जो है एक नई चीज मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर अगर यहाँ पर एक और चार्ज आ गया, एक और आ गया, है ना, इस तरीके से काफी सारे आ गए, इन सब की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो कैसे करेंगे। अगर आवेशों के निकाय की बात की जाए, आवेशों के निकाय मतलब दो या दो से ज्यादा चार्ज, है ना, एक चार्ज नहीं रहेगा, दो रहेंगे या दो से ज्यादा रहेंगे। तो जब इस तरीके की कंडीशन हो, जब दो आवेश, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें तो सिर्फ एक क्यू है ना, सिर्फ एक आवेश की बात कर रहे हैं। अगर अब यहाँ पर एक से ज्यादा आवेश हो गए, है ना, तो तब हम किस तरीके से किसी दिए गए बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास
टर्म आता है जिसको हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। पहले हेडिंग पुटअप करेंगे कि यहाँ पर सपोज एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, तीसरा चार्ज ये है, और ये पी पॉइंट है जहां पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हेडिंग क्या लिखेंगे, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। लिखेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी इसे हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे हेडिंग को, और इसको सीखने के बाद हम इसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करने वाले हैं। चलिए स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पर होता क्या है, ये चीज याद रखेंगे बस सिंपली, और न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो फिर इस चीज को याद रखने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाएगी, है ना। तो समझिए बात को, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये कहा जा रहा है आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अगर इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है का मान उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग होता है। स्टेटमेंट को लिखें। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू system of charges is equal to the vector sum of the electric fields, sum of the individual electric fields due to sum of the electric fields due to electric field at any point due to system of charges equal to the vector sum of the electric fields due to the individual charges at that point। इस चीज को हम जानते हैं फिजिक्स में एक नाम से, एक प्रिंसिपल के नाम से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
हिंदी में इसे कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसको लिखिए और मैं इसको आपको समझाता हूं। जब आप इसे लिख लें, मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, न्यूमेरिकल भी करूंगा, सारी चीजें हम लोग करेंगे। जल्दी से लिखें इसे। चलिए अब इस बात को समझते हैं। इस बात को जो बोली गई है यहां पर, देखिए ये बात आप लिख करके, और याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की मैं खुद से कह रहा हूं आपको, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप इसको समझें। समझने के लिए क्या कहा गया है, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग होता है। मतलब ये लिखने की कोशिश करी है मैंने, पता नहीं आप लोगों की समझ में कितना आएगा कितना नहीं होगा, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। यहां पर मैंने ये बात बोली है कि अगर इस P बिंदु पर इस Q की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस P बिंदु पर इस Q1 की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो पॉइंट के बीच में तो मैं निकाल सकता हूं ना आराम से। पीछे हमारे पास मतलब एक आवेश की वजह से तो निकाल सकता हूं, फॉर्मूला है पीछे, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पर निकाल लो, E = 1/4πε0 Q/r² से इसके और इसकी वजह से इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है निकाल लिया, खत्म। सेकंड, Q2 की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ये E2 आया, सपोज ये कितना आया, E2 आया इसकी वैल्यू, और Q3 की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज इसकी वैल्यू कितना है, E3। तीनों की वजह से निकाल दिया हमने अलग अलग, तीनों की वजह से इस पॉइंट P पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या बोला, अलग अलग वैद्युत क्षेत्रों का, और सदिश योग करना है, योग नहीं करना है, सदिश योग करना है। और सदिश योग और योग में अंतर होता है, ठीक है। तो इसको मैं यहां से कॉपी करके, मतलब अगले पेज पर इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम फिर चल रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। जल्दी से अगर किसी का रह गया है तो इस बात को नोट डाउन कर ले। चलिए आप समझिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, सपोज मैं इसको E से डिफाइन करूं, तो क्या बोला, सबके कारण अलग अलग जो विद्युत क्षेत्र निकला उसका योग, सिर्फ योग नहीं, सदिश योग, मतलब ये और ये, इन तीनों का वेक्टर सम करना है। इन तीनों का क्या करना है, वेक्टर सम करना है। बात समझ में आई है या नहीं आई है, नोट डाउन कर ले जल्दी से। E1 + E2 + E3, E1 + E2 + E3, 4 होंगे तो E4, 5 होंगे तो E5, 2 होंगे तो E2। बस सिंपल कहानी है। अभी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। हमने क्या किया, हमने सपोज ऐसे माना कि यहां पर, हमने ये माना कि यहां पर जो आवेश है वो हमको दे रखे हैं 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ कूलाम, 10⁻⁻8 कूलाम और 10⁻⁻5 कूलाम। फॉर एग्जाम्पल तीनों आवेश के मान दे रखे हैं, दूरी बता रखी है कि ये जो बिंदु P है ये तीनों से ही बराबर दूरी पर स्थित है। और सपोज ये दूरी मैं कह लेता हूं, कितनी कहूं, सपोज मैं दूरी कह लेता हूं 1 मीटर ले लेते हैं सपोज, तीनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर है। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन में आप इस बात को समझे, तो P बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे।
अब इसके लिए वेक्टर्स आपको आने चाहिए भाई, सदिश आपको आने चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंट लेता हूं मैं, अभी 2 पॉइंट ले रहा हूं सिर्फ ओनली, कि सपोज ये दोनों आवेश हैं और इन दोनों की वजह से इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और सपोज ये भी हमको दे रखा है कि इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। ये जो, इसको मैं A नाम दे देता हूं इस पॉइंट को, और इसको B। तो AP और BP के बीच का जो एंगल है, एंगल APB, इसका वैल्यू 60% है, 60 डिग्री है। चलिए अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पर सॉल्व करवाना चाह रहा हूं। सबसे पहले P बिंदु पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इस आवेश के कारण, जो A पर जो आवेश है उसके कारण, तो कितना होगा भाई, E1 बोल देते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आवेश की जगह क्या आ जाएगा, 10 की पावर -6, है ना। और इनके बीच की दूरी कितनी है, A और P के, 1/r का स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। बस सिंपल कहानी है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9, और ये 10 की पावर -6, तो ये टोटल हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, इसकी वजह से। ठीक है, E1 का वैल्यू आया, अभी सिर्फ E1 का वैल्यू आया है। ठीक, इसी तरीके से B पर भी तो एक आवेश है, हमने क्या बोला, जितने आवेश होंगे सबकी वजह से अलग अलग निकालना है। तो ये वाले की वजह से तो पता लग गया इतना है, अब ये वाले की वजह से पता लगाओ, तो फॉर्मूला वही। अब लेकिन इसकी वजह से में E2 हो जाएगा, अलग हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आवेश है, 10 की पावर -8, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से वहां की, 1 मीटर। B से P की दूरी भी 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूं मैं, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², जो हमने अभी पहले लगाया था। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू होती है, और यहाँ बचेगा 10 की पावर -8, तो यहाँ आएगा 9 × 10 की पावर 1, है ना, 9 × 10 की पावर 1 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया E2, ये आ गया E2 हमारा। ये क्या आ गया, E2 आ गया। अब क्या बोला कि E1 और E2 निकालना है और उनका सदिश योग करना है। E1 और E2 निकालना है, उनका सदिश योग करना है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, सबसे पहले हमको सदिश योग के लिए E1 और E2 के बीच का एंगल निकालना होता है। E1 और E2 के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले E1 की डायरेक्शन देखें, ये पॉजिटिव है, ये P पॉइंट पर हम पॉजिटिव डैश चार्ज, मतलब यहाँ से दूर की तरफ होगा, E की दिशा, है ना। ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताई थी। तो E की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, यहाँ पर इस तरीके से। ये वेक्टर वाला काम है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस क्लास 11th में नहीं सीखा तो इसे जरूर सीख लीजिए, इसका बहुत यूज होगा इस क्लास में। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चंस आपसे हो नहीं पाएंगे। और ये जो E2 है, E2 जो है ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी इस आवेश को ऐसे ऊपर की तरफ जो है भेजेगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर भी जो E2 की डायरेक्शन आ गई वो ऐसे आ गई। अब इनके बीच का एंगल देखो, ये वाला एंगल E1 और E2 के बीच का, तो ये रहा E2 की डायरेक्शन, मतलब ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले के कारण, और ये रही E2 की डायरेक्शन, मतलब ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के कारण, ये नीचे वाला। इनके बीच का एंगल कितना होगा, जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। बस काम खत्म हो गया हमारा। अब हम जो है एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी आपने जो है सदिश के योग में देखा होगा प्रीवियस क्लास में। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है नेट E = E1 + E2, E1² + E2² + 2 E1 E2 cos थीटा। हमने क्या बोला, इनका सदिश योग करना है, और सदिश योग करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जब भी करेंगे आगे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए। E1 की वैल्यू कितनी है, 9 × 10 की पावर 3, है ना। 9 × 10 की पावर 3 मतलब सपोज मैं बोलूं 9 × 10 की पावर 3 का स्क्वायर, और E2 की वैल्यू कितनी है, 90 है। 9 × 10 की पावर 1 का मतलब 90 होता है, 90 का स्क्वायर। ये कितना के इक्वल है, 90 के इक्वल है। और यहाँ हो जाएगा 2। E1 कितना है, 9 × 10 की घात -3, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है सबकी, मतलब ये हो जाएगा 9 × 9 = 81 × 10 की पावर 3, और cos 30 आ जाएगा, कितना है, cos 60 आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 का मान होता है 1/2। यहाँ पर 1/2 आएगा, इस 1/2 से ये 2 कट जाएगा। E will be equal to, इसको सॉल्व भी करते चलिए। देखिए सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन ये आपके हाथ की बात है, ये आपके हाथ की बात है। इससे यहां तक अगर आपने क्वेश्चन कर लिया, इससे आगे का पूरा काम मैथ्स है। आप मैथ्स में जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे तरीके से ये काम कर पाएंगे। आपको मैथ्स में जितनी समस्या आती होगी उतनी समस्या इससे आगे आ पाएगी, ये सीधी सी बात है।
अगर गणित में आपको समस्या आती है तो इससे आगे समस्या आएगी। यहां तक अगर दिक्कत आ रही है तो बताइए, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हमने अप्लाई करा है, जो बात हमने पीछे पढ़ी थी उसको अप्लाई करा है, लेकिन यहां से आगे पूरा कैलकुलेशन चलेगा, पूरा मैथमेटिक्स चलेगा। तो ये 2 से मैंने क्या बोला था, 81 इंटू 10 की पावर 4 कर देते हैं इसको, और कॉस 60 हो गया 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी जो लास्ट लाइन हमारे पास आई है इसको मैं लेकर के चल रहा हूँ अगले पेज पर, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप नोट डाउन इसको कर लीजिए। चलिए मैं वापस आऊंगा आपको इसको नोट डाउन कराने के लिए, मैं क्योंकि आंसर निकालने के बहुत करीब हूं यहाँ पर। ठीक है, आंसर हमारा आएगा, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल आउट हो गए, है ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब कितना बचा है यहाँ पर देखो, 81 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 8100 प्लस 81 इंटू 10 की पावर 4। अब मुझे क्या करना है, इन सबको एक ऐसी वैल्यू में लिखना है ताकि इनके आगे 10 की घात समान आ जाए, है ना। ये काम हमने प्रीवियस क्लास में करा हो। अच्छा, इसको कैसे करते देखो, 8100 इंटू 10 की पावर 4 हो गया, ये वाला टर्म हो गया। 8100 को मैं कैसे लिखूंगा, ये मैंने किसको लिखा, इसको लिखा ऐसे। 8100 को मैं कैसे लिखूंगा, 0.81 इंटू 10 की पावर 4, और ये वाला तो 81 इंटू 10 की पावर 4 है ही। ये वाला टर्म इसका है, ये वाला टर्म इसकी वजह से है, और ये जो मैं लिखूंगा ये लास्ट वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा। ठीक हो गया। अब 10 की पावर 4 कॉमन लेंगे तो बाहर 10 स्क्वायर आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8181.81, है ना। इसकी कुछ वैल्यू होगी, है ना, मैं इसकी वैल्यू ले रहा हूं, सपोज स्क्वायर रूट है तो कुछ वैल्यू आएगी इसकी XYZ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू जो है मैंने खुद से रखी है ना, तो इसीलिए इतनी अजीब वैल्यू आ रही है। हमारे क्वेश्चन में ऐसी स्ट्रेंज वैल्यू नहीं आएगी, अच्छी वैल्यू आएगी। मतलब ये मैथ्स का पार्ट है, मैं ही कह रहा हूँ, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैथ्स में आप जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे तरीके से पार्ट कर पाएंगे। हमारा आंसर आ गया, लेकिन फाइनल आंसर नहीं है। ई की मैंने कहा हमेशा दिशा भी बता के जानी है लास्ट में। तो जो ई की डायरेक्शन है, वेक्टर ई की डायरेक्शन, वो कुछ इस प्रकार से होगी, वो कुछ इस प्रकार से होगी। इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर चलता हूं, वहां पर आपको ई की डायरेक्शन बताता हूं कि ई की डायरेक्शन यानी जो हमारा रिजल्टेंट वाला ई आया है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी डायरेक्शन इन दोनों के बीचों बीच होगी, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ये जो बीच से मैं लाइन खींच रहा हूं, ये किसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मुझे जो हमने अभी अभी आंसर निकाला, ई वेक्टर इसकी डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले मैं लिख लेता हूं, ई की दिशा, ई की दिशा होगी E1 व E2 के बीच की कोई रेखा। मैं कोई रेखा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये ई पॉइंट इसके एग्जैक्टली बीच से जाएगा, बस इतना पता है कि E1 E2 के बीच से जाएगा, है ना। अब कहां से जाएगा तो वो आगे क्वेश्चन से हमको और क्लियर होगा। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा था कि ई की डायरेक्शन आपको लास्ट में लिख के जानी है, ठीक है। और E1 E2 हमको अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमको सेम पैटर्न फॉलो करना है। वो क्वेश्चन हमारे क्या रहेंगे, इजी रहेंगे। इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आया होगा, जो हमने ये ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, जो हमने ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है वो आपके समझ में आया होगा। अगली क्लास में जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप लोग जो है इसमें हमारे साथ जो है आप लोग भी इसको सॉल्व करेंगे, अपनी तरफ से भी इसमें पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे। आज घर में जा करके ये जो बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो पिछला पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करो, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग न्यूमेरिकल्स पर फोकस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।